हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है अंशु कुमार और आई वेलकम यू ऑल इन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है द मैग्नेटिक इंस्टीट्यूट। इस एज सीरीज में हम आपको पढ़ाने वाले हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। और जहां पर्सनली मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 9th की कंप्लीट बायोलॉजी फ्रॉम बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल। और अगर कोई भी बच्चा है जिसको ऐसा लगता है कि उसने 8th में कहीं ना कहीं थोड़ी मोड़ी मिस्टेक कर दी हो पढ़ाई में, या जिसे इस सब्जेक्ट से डर लगता हो, तो मैं उसके लिए आज ये बता देना चाहता हूं कि उसको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं आपको बेसिक लेवल से स्टार्ट करवाऊंगा बायोलॉजी और एडवांस लेवल तक ले जाऊंगा। ठीक है, आज इस एज सीरीज में हमारा बायोलॉजी का पहला लेक्चर है जिसमें हम चैप्टर 1 शुरू करेंगे। और वो चैप्टर क्या है? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। देखा जाए तो ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है और क्या है, इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक चीजों को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, और आज ये चैप्टर जो हम शुरू कर रहे हैं उससे पहले मैं आपको एक रूल बता देता हूं क्लास को अटेंड करने का। वो रूल क्या है? वो रूल ये है कि जब भी आप ये लेक्चर देखने बैठोगे तो प्रॉपर टेबल चेयर का यूज करोगे और अपने साथ नोटबुक लेकर के बैठोगे। इससे क्या होगा? इससे दो चीजें होंगी। वो क्या? एक तो आपका फोकस बढ़ेगा जब आप इस कंटेंट को देख रहे होगे, और जब आप लिख रहे होगे तो इससे आपका दिमाग जो है वो क्या होगा, डाइवर्ट नहीं होगा, पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि जब आप लिखते हो तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होते जाती हैं। तो जब आप रिवीजन करोगे इस चैप्टर का या किसी भी चैप्टर का, तो क्या होगा कि आप देखोगे यार ये तो मैंने पढ़ चुका है, ये सारी चीजें तो मुझे याद है। वो इसलिए क्योंकि जब आप इस चैप्टर को पहली बार पढ़ रहे थे आप उसके साथ साथ लिख भी रहे थे। ठीक है, चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। हमारा बायोलॉजी का पहला चैप्टर बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर है ये, जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब हम बात करें इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो इसमें हमारे पास है टॉपिक्स टू बी कवर्ड में क्या क्या है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेंगे। किसका इंट्रोडक्शन लेंगे? हम भैया सेल का इंट्रोडक्शन लेंगे। सेल का इंट्रोडक्शन लेंगे हम सबसे पहले कि सेल क्या होता है। सेल की बेसिक बेसिक सी बातें करेंगे इसमें। ठीक है, किसमें? इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल में। उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे किस पे? उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे सेल थ्योरी पे। सेल थ्योरी में क्या है? सेल थ्योरी 3 साइंटिस्टों ने दी थी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या था उस सेल थ्योरी में। फिर हम सेल के डिफरेंट शेप, साइजेस और नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि कितने टाइप के शेप हो सकते हैं एक सेल के, क्या क्या साइजेस हो सकती है और कितने नंबर्स हो सकते हैं सेल के। ठीक है, फिर जब हमें किसी भी चीज की डिटेल्ड में स्टडी करना हो तो हम क्या करते हैं? माइक्रोस्कोप की मदद से उस चीज के अंदर घुस जाते हैं। खासकर बायोलॉजी में क्या होता है, हम सेल के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। बाहर का स्ट्रक्चर कैसा होता है सेल का, उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, वो सारी चीजें हम किसमें पढ़ेंगे? सेल स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। और जब ये सेल जो है मैच्योर हो जाएगा, यानी बड़ा हो जाएगा, और क्या करेगा, इसके पास एक कैपेबिलिटी या फिर कह लो एबिलिटी आ जाती है क्या करने की? डिवीजन करने की। और ये सेल डिवाइड करके नए सेल बनाएगा। ठीक है, ये वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे। चलिए आगे शुरू करें हम अपना पहला टॉपिक। तो वो रहने वाला है अपना इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल। सबसे पहले सेल का क्या करेंगे? सेल का लेंगे इंट्रोडक्शन। सेल से बोलेंगे आओ भैया अपना इंट्रोडक्शन दो। सेल में क्या है? सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। सबसे पहले ये वर्ड ध्यान दो, किसके लिए बात कर रहा है? लिविंग बींग्स के लिए बात कर रहा है। सबसे पहले सेल समझो कि होता क्या है। जैसे हम केमिस्ट्री में बात करते हैं कि एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसी तरह हम बायोलॉजी में बोल रहे हैं कि सर सेल जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, बेसिक यूनिट है। ऐसा क्यों? ये कॉन्ट्रास्ट क्यों है इसमें? केमिस्ट्री और बायोलॉजी में ऐसा कॉन्ट्रास्ट क्यों है? तो मैं ये कॉन्ट्रास्ट आपका क्लियर कर देता हूं। कई बच्चों को ये नहीं पता रहता है, एक्चुअल में नहीं पता रहता है। तो इसका रीजन ये है कि अगर हम एटम की बात कर रहे हैं और अगर हम सेल की बात कर रहे हैं, तो जब हम बोलते हैं एटम एज द स्मॉलेस्ट यूनिट, तो हम बात किसकी कर रहे हैं? नॉन लिविंग की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? नॉन लिविंग की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम एक सेल की बात करते हैं, तो सेल जब हम बोल रहे हैं कि सेल एक स्मॉलेस्ट या बेसिक यूनिट है,
तो वो हम किस में बोल रहे हैं, वो हम बोल रहे हैं लिविंग के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए या लिविंग बींग्स के लिए बोल रहे हैं हम वो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हमने सेल को 3 चीजों के लिए बोला, क्या क्या, नंबर 1 स्ट्रक्चरल, नंबर 2 फंक्शनल और नंबर 3 बायोलॉजिकल। अब इनका मतलब क्या है, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और बायोलॉजिकल का मतलब क्या है। ये जो सेल है ना, कोई भी स्ट्रक्चर ले लो, कोई भी लिविंग स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन स्ट्रक्चर ले लो, जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर है वो किससे बना है, सेल से बना है। यानी हमारे 2 हाथ, 2 पैर, ये नाक, आंख, कान, ये सारे किसके बने हुए हैं, सेल के बने हुए हैं। इसलिए हमने क्या बोला कि सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट, समझ में आ गया, स्ट्रक्चरल यूनिट है। अब फंक्शनल की बात करें तो हमारी बॉडी में कोई भी फंक्शन हो उसके लिए एक ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है, सही बात है। जैसे कि अब हम सांस ले रहे हैं उसके लिए नोज रिस्पॉन्सिबल है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रिस्पॉन्सिबल है, और क्या है, हमारे लंग्स रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल है, और ये सारी चीजें हैं क्या, ऑर्गन्स है। जैसे कि हम खाना खाते हैं तो उसके डाइजेशन के लिए क्या होता है, हमारा स्टमक रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इंटेस्टाइन रिस्पॉन्सिबल है। ये सारी चीजें क्या, एक फंक्शन करवा रही है, अपना अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन करवा रही है। और ये जो ऑर्गन्स है वो किसके बने, सेल के बने हैं। तो इसलिए इसको क्या बोला है, बेसिक, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और बायोलॉजिकल। जैसा मैंने बताया लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बात कर रहा है, इसलिए हम सेल को क्या बोलते हैं, सेल इज द बेसिक, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लिविंग बींग्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट बात करते हैं द एंटायर फंक्शनिंग ऑफ किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की या फिर लिविंग बींग्स की फ्रॉम बेसिस यूनिट कॉल्ड सेल। हमने देखा कि कोई भी चीज जो है वो बन किससे रही है, उसकी शुरुआत किससे हो रही है, वो किससे है, सेल से हो रही है। इसलिए हमने क्या बोला, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल क्यों, क्योंकि सेल से बनकर ही आगे की चीजें बनेंगी, इसलिए सेल जो है हमारा फंडामेंटल यूनिट हो गया। ठीक है, अब एक सेल की ना खास बात होती है, जब मैं आपको अभी टॉपिक्स बता रहा था कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, उसमें एक टॉपिक था सेल डिवीजन करके। ठीक है, जिसमें सेल क्या करता है, सेल मैच्योर करता है। मैच्योर कहने का मतलब कि जब सेल ग्रो करता है, बड़ा होता है, उसके बाद सेल के पास एक एबिलिटी आ जाती है क्या करने की, अपने आप को डिवाइड करने की। वही एक सेल की खास प्रॉपर्टी है, क्या है, अ सेल कैन रेप्लिकेट। रेप्लिकेट कहने का मतलब कि सेल जो है अपनी जैसी कॉपीज बनाता है। ठीक है, अब जैसे दुकान पे जाते हो तुम लोग और कहते हो कि भैया मुझे फॉर एग्जांपल कोई भी डॉक्यूमेंट है इसका फोटोकॉपी या जेरोक्स चाहिए, तो वो बंदा क्या करता है, उसकी जेरोक्स निकाल के मल्टीपल कॉपीज आपको दे देता है। ओरिजिनल कॉपी तुम्हारे पास कितनी थी, एक, अब उसकी तुम्हें जितनी चाहे उतनी मल्टीपल कॉपीज निकाल सकते हो। वैसे ही यहाँ पे सेल क्या करता है, एक सेल अपने आप को रेप्लिकेट करता है। ठीक है, अपने आप को क्या करता है, अपने जैसे और नए सेल बनाता है, और इसके लिए इसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या बोला, अ सेल कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ, अपने आप को अपने जैसा और बना सकता है, कैसा, इंडिपेंडेंटली। हेंस दे आर नोन एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। यानी लाइफ को बनाने के लिए सेल जो है हमारा एक बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम आता है। कोई भी बिल्डिंग बनानी हो उसके लिए क्या करते हैं, एक एक ब्लॉक्स लेते हैं, उसको सीमेंट के साथ हम लोग जोड़ते जाते हैं और एक पूरी की पूरी बिल्डिंग बन जाती है। वैसे ही अगर एक पूरा स्ट्रक्चर बनाना हो, उसके अंदर ऑर्गन्स बनाने हो, उनकी फंक्शनिंग करानी हो, तो उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेल रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए सेल को क्या बोला, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। ठीक है, ये था हमारा बेसिक सेल का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने जाना कि सेल होता क्या है, सेल के बारे में कुछ चीजें और जानी। सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। सेल अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है बिना किसी की मदद के, और इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे हम लोग पहले सेल थ्योरी से पहले हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरीज रिलेटेड टू क्या, सेल डिस्कवरीज, क्या क्या डिस्कवरी पास्ट में हो चुकी है सेल को लेकर के, वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब क्या है इसमें, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें सेल की, तो सेल क्या है, सेल इज द Cell was the first discovered and named by Robert Hooke in 1665. सेल की डिस्कवरी कब हुई है, 1665 में। ईयर याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। साइंटिस्ट नेम तो याद रखना ही रखना है, वो तो कंपलसरी है, लेकिन अगर आप लोग ईयर याद रखते हो तो माइट भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि एग्जाम में ईयर से क्वेश्चन पूछे।
या फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछ सकता है, या फिर किसके फॉर्म में, एमसीक्यूज के फॉर्म में पूछ सकता है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, ईयर पे एक खास स्टार मार्क कर रहा हूं। ठीक है, सेल वॉज डिस्कवर्ड एंड नेम्ड बाय, सेल की डिस्कवरी, और ये सेल जो नाम पड़ा है वो क्या है, वो नाम किसने दिया है, वो नाम हमारे एक फेमस साइंटिस्ट जिसका नाम है रॉबर्ट हुक, उन्होंने ये नाम दिया था और इसकी डिस्कवरी की थी इन द ईयर 1665। ठीक है, आगे बढ़े तो एक और साइंटिस्ट जिनका नाम है एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। क्या नाम है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। उन्होंने 1674 में किसकी डिस्कवरी की, डिस्कवर्ड। और हाँ, इसमें मैं बता दूं कि जो सेल की डिस्कवरी हुई थी, इनमें जो सेल की डिस्कवरी हुई थी वो किसके अंदर हुई थी, कॉर्क के अंदर हुई थी। कॉर्क क्या होता है, पेड़ में प्रेजेंट होता है, पेड़ की जो छाल होती है उसमें प्रेजेंट होता है कॉर्क, या बार्क भी लिखे, कई बुक्स में बार्क लिखा रहता है। कॉर्क के अंदर इन्होंने एक सेल देखा जो कि कैसा था, एक डेड सेल था। ठीक है, कैसा सेल था, एक डेड सेल था, यानी मरा हुआ सेल था। और जो हमारे एंटोन वॉन ल्यूवेनिक थे, उन्होंने 1674 में क्या डिस्कवर किया, डिस्कवर्ड प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया, या फिर कह लो इन्होंने एक लिविंग सेल, एक जिंदा सेल की डिस्कवरी की थी। ठीक है, अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हु डिस्कवर्ड फर्स्ट सेल, तो आप क्या आंसर करेंगे, रॉबर्ट हुक। ईयर पूछेगा तो 1665, कैसा सेल था, डेड सेल था। लेकिन अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि हु डिस्कवर्ड फर्स्ट लिविंग सेल, तब आप क्या बोलेंगे, तब आप बोलेंगे एंटोन वॉन ल्यूवेनिक, और ईयर पूछेगा तो 1674 में। समझ आ गया सबको इतना। आगे बढ़े, आगे बढ़े तो देखें नेक्स्ट साइंटिस्ट जो कि बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है, जिनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम है, रॉबर्ट ब्राउन नाम है। और इन्होंने 1831 में किसकी डिस्कवरी की, डिस्कवर किया न्यूक्लियस। क्या डिस्कवर किया इन्होंने, न्यूक्लियस डिस्कवर किया। अगर हम टाइम स्टैम्प को देखें, ईयर 1665, ईयर 1674, उसके बाद जो डिस्कवरी हुई वो कब हुई, 1831 में डिस्कवरी हुई। यानी इसके और इसके बीच में गैप बहुत ज्यादा है। इससे क्या समझ में आ रहा है, इसमें यह समझ में आ रहा है कि जब रॉबर्ट हुक सर ने डिस्कवरी की, तब ये सिर्फ एक डेड सेल की डिस्कवरी कर पाए, उससे ज्यादा किसी की डिस्कवरी नहीं कर पाए। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि इस टाइम तक बहुत अच्छे क्या कहते हैं माइक्रोस्कोप जो है वो डेवलप नहीं हुए थे या इन्वेंट नहीं हुए थे। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे रॉबर्ट ब्राउन सर आए 1831 के टाइम तक, बहुत बहुत अच्छे नहीं तो एक मिनिमल माइक्रोस्कोप जो है वो इन्वेंट हो चुके थे, जिससे न्यूक्लियस की स्टडी जो थी वो पॉसिबल थी। इसलिए उन्होंने, उनके लिए ये पॉसिबल था कि वो न्यूक्लियस को डिस्कवर कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, दो साइंटिस्ट की हम बात करेंगे। क्या नाम है जिनका, स्क्लेंडेन एंड शोन। दो साइंटिस्ट, इनके पूरा नाम क्या है, मैथ्यू स्क्लेंडेन एंड थियोडोर शोन। दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1839 में और 1838, 2 ईयर 1838 और 1839 में पैरेलल स्टडी की थी। पैरेलल स्टडी कहने का मतलब कि एक साइंटिस्ट अलग कंट्री में बैठ के स्टडी कर रहे थे और दूसरे साइंटिस्ट अलग कंट्री में बैठ के स्टडी कर रहे थे, लेकिन ये स्टडी किसके ऊपर कर रहे थे, सेल के ऊपर। वो सारी चीजें इनकी सेम थी। और इन्होंने क्या किया, इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर के एक सेल थ्योरी प्रपोज की। क्या किया, प्रपोज्ड सेल थ्योरी। जिन्होंने क्या किया, इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया, सेल के बारे में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट जो कि यूनिवर्सल कह लो एक तरीके से है, वो सारी चीजें इस थ्योरी में बताई। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेल थ्योरी, जिसको हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे पास साइंटिस्ट जिनका नाम है पुरकिंजे। पुरकिंजे साइंटिस्ट का नाम है। ईयर 1839 में इन्होंने क्या किया, प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी की। अब भैया ये प्रोटोप्लाज्म होता क्या है, प्रोटोप्लाज्म नाम तो लिख दिया लेकिन होता क्या है। मान लो ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है। सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है तुम्हारा न्यूक्लियस, जो किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन सर ने डिस्कवर किया था। सेल के अंदर न्यूक्लियस, ये ठीक है, ये वाला जो रीजन है वो क्या है तुम्हारा, न्यूक्लियस। ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस और सेल के बीच में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस और सेल के बीच में ये जो जगह प्रेजेंट है, इसको हमने क्या बोला, ये जगह को हमने बोला प्रोटोप्लाज्म। ठीक है,
इस जगह को हमने क्या बोला, प्रोटोप्लाज्म बोला। और प्रोटोप्लाज्म जो होता है यहाँ पे लिख देते हैं, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, लिविंग पार्ट ऑफ सेल है प्रोटोप्लाज्म। क्या है, सेल के अंदर का लिविंग पार्ट जो है वो क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको, क्या क्या डिस्कवरी किसने की थी, कौन से ईयर में की थी उसके। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं अब किस पे, सेल थ्योरी पे। सेल थ्योरी किसने दी थी, दो साइंटिस्ट थे, मेजरली तीन साइंटिस्ट थे, तीसरे वाले के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अभी पहले दो साइंटिस्ट पे फोकस करते हैं। एक का नाम क्या था, एक का नाम था थियोडोर श्वान और दूसरे का नाम क्या था, मैथ्यू स्क्लेंडन। ईयर 1838 और 1839। इसको सब लोग स्टार मार्क करेंगे अपनी कॉपी में। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल थ्योरी से हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो सेल थ्योरी हो जाती है बहुत इंपॉर्टेंट। अब सेल थ्योरी में क्या हुआ, एक साइंटिस्ट थे, वो क्या थे, वो बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट क्या होता है, जो ऐसे साइंटिस्ट जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट पे स्टडी करते हैं उन्हें बॉटनिस्ट बोलते हैं। और एक दूसरे साइंटिस्ट थे, वो क्या थे, वो जूलॉजिस्ट थे। जूलॉजिस्ट कहने का मतलब कि वो साइंटिस्ट सिर्फ और सिर्फ एनिमल पे स्टडी करेंगे। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, एक साइंटिस्ट ने तो प्लांट पे स्टडी किया और एक साइंटिस्ट ने एनिमल सेल पे स्टडी किया। और दोनों ही साइंटिस्ट ने क्या बताया कि सारे के सारे प्लांट और सारे के सारे एनिमल किसके बने हुए हैं, सेल के बने हुए हैं। इसीलिए इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो क्या आता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। ठीक है, प्लांट भी किसके बने हुए हैं, सेल के बने हुए हैं, एनिमल भी किसके बने हुए हैं, सेल के बने हुए हैं। इसीलिए हमने क्या बोला, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किसके, सेल के बने हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करें इसमें, जो दूसरा पॉइंट था वो क्या था, वो ये था कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, वो जो है वो दो तरीके से बने हो सकते हैं। कुड बी मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सेल का बना हो सकता है। ठीक है, और दूसरा क्या है, या तो वो ऑर्गेनिज्म जो है मोर देन वन सेल। अब वो दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, 6, 16, 32 कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, एक हो गया कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर एक सेल का बना है तो वो किस में आ जाता है, हमारा यूनिसेलुलर में आ जाएगा। और अगर एक से ज्यादा बना है तो वो मल्टीसेलुलर में आ जाएगा। ठीक है, अब मैथ्यू स्क्लेंडन और थियोडोर श्वान जो थे वो ये दो पॉइंट ही बता पाए थे। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये एक्चुअली ये दोनों साइंटिस्ट नहीं बता पाए थे। और यही सेल थ्योरी का पहला ड्रॉबैक था। जब लोगों में ये सेल थ्योरी पहुंची तो उन्होंने ये सवाल उठाया कि आखिर जो ये नए सेल आ रहे हैं वो आ कहां से रहे हैं। ठीक है, हम लोग के दिमाग में भी ये क्वेश्चन आया होगा कि आखिर ये जो सेल आ रहे हैं वो आ कहां से रहे हैं। ठीक है, तो वो बताया किसने, एक तीसरे साइंटिस्ट, जिसका नाम वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। उनका नाम क्या था, रुडोल्फ वर्चियो नाम था। क्या नाम था, रुडोल्फ वर्चियो नाम था उनका। और उन्होंने ये तीसरा पॉइंट दिया जिसके वजह से बोलते हैं कि रुडोल्फ वर्चियो ने क्या किया, मॉडिफाइड सेल थ्योरी दिया। और उसमें इन्होंने एक अपना पॉइंट ऐड किया। वो पॉइंट क्या था कि ये जो न्यू सेल है ना, नए सेल्स जो हैं वो अराइज हो रहे हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। यानी कि प्री एग्जिस्टिंग कहने का मतलब क्या है, प्री एग्जिस्टिंग का मतलब है कि जो पहले से सेल्स मौजूद है, जो पहले से सेल प्रेजेंट है, जो कि ओल्ड हो गए हैं, जो मैच्योर हो गए हैं, जिनके पास एबिलिटी है सेल को डिवाइड करने की, वो सेल क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे और नए सेल्स बनाएंगे। यानी एक तरीके से रिप्रोडक्शन करेंगे और नए सेल्स बनाएंगे। इसीलिए क्या बोला कि न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग। यानी प्री एग्जिस्टिंग कहने का मतलब क्या है, ओल्ड या फिर मैच्योर सेल। ठीक है, ओल्ड या फिर मैच्योर सेल। और कौन सा प्रोसेस, थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। डिवीजन के प्रोसेस से ये लोग क्या करते हैं, अपने आप को ग्रो करते हैं। ठीक है, समझ आई इतनी बात। ठीक है, नेक्स्ट अब चलते हैं हम लोग किस पे, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग सेल पे। अब सेल के बारे में हम लोग कुछ चीजें पढ़ेंगे। वो चीजें क्या है, सेल के साइज के बारे में, कितनी साइजेस हो सकती है सेल की, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नंबर के बारे में कि कितने टाइप के यानी कितने नंबर्स के हो सकते हैं। जैसे अभी हमने पीछे देखा, एक सेल का भी बना हो सकता है, 2 सेल का भी बना हो सकता है, 16 सेल का भी बना हो सकता है। वैसे हम नंबर्स देखेंगे
और फिर हम लास्ट में बात करेंगे किस शेप की बात करेंगे कि कितने डिफरेंट डिफरेंट, ऐसा नहीं है कि सेल अगर है तो तुम्हारे दिमाग में एक इमेज बनी है कि राउंड सेल होगा, ऐसा नहीं है। सेल मल्टीपल टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। चलो शुरू करें अगर हम सबसे पहले, तो सेल के बारे में हम क्या देखेंगे, डिफरेंट सेल नंबर देखेंगे, ठीक है, अलग अलग सेल्स के नंबर देखेंगे। जिसमें हमने क्या बोला, इफ एन ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ एक सेल का बना हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से मिलकर के बना है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। समझ आया इतना? अब ये बोल, यहाँ पे ऐसा होता है कि जब भी अभी तो तुमने पढ़ लिया तो तुम्हारे दिमाग में बैठ गया है कि यूनिसेल्युलर सेल का मतलब होता है एक सेल से बने हुए, लेकिन हो सकता है कि आज से 1 महीने 2 महीने बाद जब तुम रिवीजन करो तब तुम्हें समझ ही ना है कि यूनिसेल्युलर का मतलब क्या था। इसीलिए यहाँ पे नोट्स में ऐड करेंगे कि यूनि का मतलब होता है वन या फिर सिंगल, और सेल्युलर वर्ड का मतलब है सेल, ठीक है। एग्जाम्पल यूनिसेल्युलर के क्या क्या आते हैं, बैक्टीरिया इसका एग्जाम्पल है, प्रोटोजोआ एग्जाम्पल है, और क्या एग्जाम्पल है इसका, अमीबा इसका एग्जाम्पल है, और पैरामीशियम एक एग्जाम्पल है जो कि हम क्या पढ़ते हैं 10th में पढ़ते हैं वैसे तो, ठीक है, लेकिन आप लोग नोट कर सकते हो। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने मल्टीसेलुलर पे। अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि किसके बने हुए, मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, कहने का मतलब एक सेल से ज्यादा सेल से मिलकर के बने हैं, ठीक है। हो सकता है 2 के, 3 के, 4 के, 5 के, कितने भी सेल के मिलके बने हो सकते हैं। तो इसीलिए ऐसे सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। समझ आया सबको? मल्टी का मतलब क्या होता है, मेनी, और सेलुलर का मतलब सेल होता है। एग्जाम्पल क्या आते हैं इसमें, एग्जाम्पल आ जाएगा इसमें आपका ह्यूमंस, जैसे हम, और एनिमल्स, हायर प्लांट्स वगैरह भी इसमें एग्जाम्पल्स में आते हैं, ठीक है। अब नंबर में हमने क्या क्या पढ़ा, 2 चीजें पढ़ी, एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि किससे मिलके बने हैं, एक सेल से मिलके बने हैं, उनको बोलते हैं हम लोग यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, और ऐसे सेल जो कि एक से ज्यादा सेल से मिलकर के बने हुए हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर का एग्जाम्पल क्या था हमारे पास, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, पैरामीशियम, अमीबा एक्सेट्रा, और हमारे पास मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल क्या था बच्चों, ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स एक्सेट्रा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग किसकी बात करेंगे, शेप्स की बात करेंगे, ठीक है। सेल के डिफरेंट शेप्स की बात करेंगे। अब मैंने यहाँ पे कुछ हमारे जो बॉडी के अंदर चीजें प्रेजेंट है वो चीजें लिखी है। जैसे कि सबसे पहला क्या है हमारे पास, व्हाइट ब्लड सेल, क्या है हमारे पास, व्हाइट ब्लड सेल है, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल की अगर शेप की हम बात करें तो वो कैसा होता है, वो होता है राउंड एंड ओवल शेप होता है, ठीक है। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं रेड ब्लड सेल की, तो रेड ब्लड सेल का शेप कैसा होता है, कैसा शेप होता है, बाई कॉनकेव शेप। अब बाई कॉनकेव कहने का मतलब क्या है कि जो ये रेड ब्लड सेल जो ऐसा दिखता है उसका साइड व्यू तो सर्कुलर है, लेकिन टॉप से और बॉटम से अगर व्यू करें तो 2 कॉनकेव फेसिंग स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। क्या है, बाय कॉनकेव में 2 कॉनकेव स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलते हैं, यानी एक केव जैसा स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है, इसलिए इसका नाम क्या है, बाई। और बाई का मतलब क्या होता है, टू कॉनकेव स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल, दैट्स व्हाई हम लोग रेड ब्लड सेल का शेप क्या बोलते हैं, बाय कॉनकेव शेप, ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या है, बोन सेल। अब बोन सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ, उसका नाम क्या होता है, स्पिंडल शेप, ठीक है। और या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, फ्यूजीफॉर्म शेप बोलते हैं। फ्यूजीफॉर्म शेप कहने का क्या मतलब है, दिखता कैसा ये कुछ ऐसा सा रीजन दिखता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूजीफॉर्म शेप बोलते हैं। फ्यूजीफॉर्म शेप और स्पिंडल शेप क्यों, क्योंकि इसका जो ये एंड पार्ट है ये कैसा रहता है, ये टेपरिंग एंड रहता है, कैसा एंड रहता है, टेपरिंग एंड्स, और बीच वाला जो रीजन है वो कैसा रहता है, वो वाइड रीजन रहता है, ठीक है। टेपरिंग एंड्स कहने का मतलब कि नोकीले एंड्स होंगे एंड के साइड पे, दोनों साइड पे, और बीच में क्या होगा, एक वाइड रीजन होगा।
और नर्व सेल जो होता है, नर्व सेल का शेप कैसा होता है? पहली बात तो ये ब्रांच्ड होता है और एंड कैसा रहता है? ये इलोंगेटेड, ठीक है। इसका शेप कैसा रहता है? ब्रांच्ड और इलोंगेटेड। कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये क्या है? ब्रांच और इलोंगेटेड शेप, किसका? नर्व सेल का। व्हाइट ब्लड सेल का शेप क्या बताया? राउंड एंड ओवल। रेड ब्लड सेल का शेप क्या बताया? बाय कॉन्केव। बाय का मतलब टू और कॉन्केव का मतलब दो केव जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। बोन सेल स्पिंडल शेप या फ्यूजिफॉर्म शेप। एंड कैसे रहता है? टेपरिंग एंड, यानी नोकीले एंड्स, और बीच में कैसा रीजन है? एक वाइड रीजन है। तीसरा क्या है? नर्व सेल। नर्व सेल में क्या था कि ब्रांच होते हैं, ब्रांचेस निकले हैं, ब्रांच है, और कैसा एक स्ट्रक्चर दिख रहा है? इलोंगेटेड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग किसकी? साइजेस की बात करते हैं। साइजेस में दो चीजें पढ़नी है, एक क्या है? स्मॉलेस्ट सेल की बात करेंगे, और दूसरा क्या है हमारे पास? लार्जेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट सेल क्या है? स्मॉलेस्ट सेल में गिवन है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक तरीके का क्या है? बैक्टीरिया है। इसकी साइज वैसे बुक में मेंशन नहीं होगी, लेकिन इसकी साइज कितनी होती है? 0.3 माइक्रोमीटर। ये जो यू जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है वो किसके लिए डिनोट करते हैं? माइक्रो के लिए डिनोट करते हैं। कैसा है, क्या साइज है इसकी? 0.3 माइक्रोमीटर। और इसी से एक आता है बैक्टीरिया, ये भी क्या है? एक तरीके का बैक्टीरिया है, जिसका नाम क्या है? पीपीएलओ, और फुल फॉर्म क्या है? पिल्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट या आइसोलेट, पीपीएलओ को आइसोलेट कहां से करते हैं? आइसोलेटेड फ्रॉम कैटल्स, ठीक है। कैटल्स से, जैसे काउस हो गए, बुल्स हो गए, बफेलोस, उनके पेल्यूरल फ्लूइड, यानी लंग्स में जो, लंग्स के आउटर साइड पे जो फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, वहां से हम लोग इसको आइसोलेट करते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? पेल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये क्या करता है? ये कॉज करता है, कॉजेस रेस्पिरेटरी डिजीज या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये चीजें ये कॉज करता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं लार्जेस्ट सेल की। लार्जेस्ट सेल में एक सेल गिवन है बस, उसका नाम क्या है? ऑस्ट्रिच एग, ठीक है। स्मॉलेस्ट में क्या पड़ा? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो होता है वो एक तरीके का बैक्टीरिया है। साइज कितनी है इसकी? 0.3 माइक्रोमीटर। उसी के तरीके आता है एक पीपीएलओ। पीपीएलओ का फुल फॉर्म पेल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। आइसोलेट कहां से करते हैं हम इसको? कैटल्स के पेल्यूरल फ्लूइड, फ्रॉम कैटल्स के कहां से? पेल्यूरल फ्लूइड से, ठीक है। और क्या कॉज करता है? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कॉज करता है। ये एक तरीके का, ये भी क्या है? बैक्टीरिया है। पीपीएलओ की भी साइज बुक में मे बी मेंशन ना हो, लेकिन मैं साइज यहां लिखा देता हूं। कितनी साइज है इसकी? 0.1 माइक्रोमीटर। अब हमने देखा कि स्मॉलेस्ट में तो हमने माइकोप्लाज्मा लिख दिया, जो कि 0.3 माइक्रोमीटर है। फिर पीपीएलओ तो 0.1 माइक्रोमीटर, यानी माइकोप्लाज्मा से भी छोटा हो गया। इसलिए जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि स्मॉलेस्ट सेल का नाम बताइए, और माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ मान लो एमसीक्यूज में दोनों प्रेजेंट है, तो आप लोग किसको मार्क करेंगे? पीपीएलओ मार्क करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम में पीपीएलओ दिया हो, सिर्फ और सिर्फ पीपीएलओ दिया हो, या फिर क्या दिया हो? माइकोप्लाज्मा दिया हो, तो सिर्फ आप किसको टिक करेंगे? एक, दोनों में से किसी एक को ही टिक करेंगे। और अगर दोनों दिया हो तब आप किसको टिक करेंगे? पीपीएलओ टिक करेंगे। लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग। आगे बढ़ते हैं। अब हम सेल के कुछ बेसिक कंपोनेंट्स पे आते हैं, सेल के अंदर जाते हैं, ठीक है। सेल के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, सेल का आउटर सरफेस कैसा रहता है, किसका बना रहता है, वो सारी चीजें देखेंगे। सेल को हमने क्या बोला है? सेल को बोला है बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट अब किसकी बात करने वाले हम लोग? कंपोनेंट्स की बात करने वाले हैं। पहले तीन कंपोनेंट्स क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर जिसे सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, दोनों नाम आप यूज कर सकते हो। और दूसरा क्या है? सेल वॉल। और थर्ड हमारे पास क्या है? न्यूक्लियस, जिसकी डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ठीक है। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है? ये क्या है? आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल है ये, ठीक है। क्या है? आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल है। मान लो ये एक सेल है। अब सेल के बाहर ये जो बाउंड्री, ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है जो बनाई है, ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। किसकी बनी हुई है? प्लाज्मा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनी हुई है।
ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनी हुई है, या जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, पीएम लिखेंगे। ठीक है, अब ये क्या करता है, इसका सेकंड पॉइंट क्या है, परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये सिलेक्टिवली परमिएबल कहलाता है। सिलेक्टिवली परमिएबल कहने का क्या मतलब है, इसका सिंपल सा ये मतलब है कि मान लो ये सेल है, इस सेल के बाहर कुछ H2O के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है, कुछ सोडियम के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, कुछ कैल्शियम 2+ प्रेजेंट है, या मैग्नीशियम 2+ प्रेजेंट है, लेकिन ये सेल जो है सिलेक्टिवली एंट्री कराएगा, यानी कि सिर्फ मान लो ये सेल किसके लिए सिलेक्टिवली परमिएबल है, मान लो वाटर के लिए परमिएबल है, तो ये क्या करेगा, सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम को अपने अंदर आने नहीं देगा, ये सिर्फ और सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर आने देगा। और अगर इस सेल के अंदर H2O ऑलरेडी प्रेजेंट है तो इस सेल से क्या करेगा, इसकी एग्जिट भी अलाउ करेगा। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमिएबल है, यानी सिलेक्ट कर करके एंट्री कराता है और एग्जिट कराता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है, रिजिड आउटर कवरिंग लाइंग आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी अभी जो हमने ये सेल बनाया था, क्या बनाया था, अभी हमने एक सेल बनाया था, ये सेल बनाया हमने, सेल की ये वाली लेयर क्या थी, ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी। ठीक है, अब सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक लेयर होती है। ठीक है, ये जो लेयर है, बाहर वाली जो लेयर है, एक बार अच्छे से बना देते हैं इसको। ठीक है, ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल की एक लेयर जिसका नाम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर एक और लेयर है, वो क्या है, वो है बच्चों सेल वॉल है। लेकिन अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन ये आ रहा होगा कि यहाँ पे हमने बोला आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल की, फिर यहाँ बोल रहे हैं हम लोग कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी बाहर एक कवरिंग है, तो ऐसा कैसे। तो एक्चुअली होता क्या है कि इन्वायरमेंट, यानी जो ये बाहर का नेचर या इन्वायरमेंट है, उसके एक्सपोजर में सबसे पहले जो लिविंग फॉर्म आता है सेल का, वो कौन सा होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये अंदर वाला क्या है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, शॉर्ट फॉर्म में पीएम। और उसके बाहर क्या है, सेल वॉल, क्या है, सेल वॉल है, ये CW इज शॉर्ट फॉर्म फॉर सेल वॉल। ठीक है, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या है, वो लिविंग है, लिविंग पार्ट ऑफ क्या है, लिविंग कवरिंग या लिविंग पार्ट ऑफ सेल बोल सकते हो। और ये जो सेल वॉल है वो कैसा है, वो डेड है। कैसा है, डेड है। होता क्या है कि ये जो रिजिड आउटर कवरिंग, ये जो रिजिड आउटर कवरिंग है वो किसकी वजह से आती है, लिग्निन की वजह से आती है। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, ड्यू टू किसकी वजह से, ड्यू टू लिग्निन, ड्यू टू लिग्निन क्या होता है, रिजिड आउटर कवरिंग आ जाती है, कहां पे, आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये प्रेजेंट किसमें है, सेल वॉल जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट है किसमें, प्लांट्स में। क्यों ऐसा, क्योंकि प्लांट्स जो है अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, कुछ मान लो कुछ ऐसे एनिमल्स हैं उनसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, या बाय एनी मीन्स प्रोटेक्शन नहीं कर पाते हैं अच्छे से, इसलिए क्या होता है, सेल्स डैमेज ना हो, प्लांट्स की सेल डैमेज ना हो, इसलिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट है। और एनिमल्स में ये इसलिए प्रेजेंट नहीं है क्योंकि हम एनिमल्स या ह्यूमंस जो है वो अपने सेल्स या अपनी प्रोटेक्शन खुद से कर सकते हैं, इसीलिए सेल वॉल जो है वो एनिमल में नहीं है प्रेजेंट, और सिर्फ किस में प्रेजेंट है, प्लांट्स में। और कैसी है आउटर लेयर, रिजिड है, किसकी वजह से रिजिड हुई है, लिग्निन के डिपोजिशन की वजह से रिजिड हो गई है। और सेल वॉल है कैसी, डेड है, यहाँ पे लिख लो, या तो सेल वॉल इज डेड, डेड सेल वॉल होती है। ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या होता है, लिविंग होता है, यहाँ पे मेंशन्ड है। नेक्स्ट आता है हमारे पास न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक पार्ट रहता है जिसे क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं, और उसी का नाम क्या है, न्यूक्लियस, जिसके पास क्या रहता है, हैज डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या रहता है, दो लेयर की, जैसे ये एक लेयर प्लाज्मा में सेल वॉल की है, फिर उसके अंदर एक लेयर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है, फिर उसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस। तो इस न्यूक्लियस के पास क्या रहता है, एक दो लेयर की, इसके पास क्या है, डबल लेयर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या रहता है, पोर्स प्रेजेंट रहते हैं। पोर्स का मतलब क्या है, पोर्स का मतलब है होल्स,
होल्स या फिर ओपनिंग। क्या है? पोर्स का मतलब क्या है? होल्स या फिर ओपनिंग प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, कुछ भी ऐसा मटेरियल जिसको अंदर लाना है या जिसको बाहर भेजना है, उसका यहाँ पे क्या होगा? ट्रांसफर होगा। और क्रोमोसोम का भी ट्रांसफर होगा। क्रोमोसोम के बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस ये नाम याद कर लो कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, 2 लेयर की होती है ये। और क्या होता है? इसमें पोर्स प्रेजेंट है। पोर्स का मतलब क्या होता है? होल या फिर ओपनिंग। और ये क्या करते हैं? ट्रांसफर ऑफ मटेरियल और क्रोमोसोम का ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट का आगे हम जितना भी पार्ट है, जैसे कि हमारे पास साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेली और जो भी पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं, मिलेंगे दूसरे लेक्चर में अच्छे कंटेंट के साथ। इसी तरह पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू बच्चों।